बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम्युनिकेबल डिजीज़ स्टार्ट करेंगे सीमेड की कम्युनिटी मेडिसिन की। सबसे पहले उसमें कम्युनिकेबल डिजीज़ में आपको कम्युनिकेबल डिजीज़ की डेफिनेशन आनी चाहिए, जिसको वर्ड टू वर्ड याद करना है। कम्युनिकेबल डिजीज़ को सादा अल्फाज में अगर हम बताएं तो कोई भी ऐसी बीमारी जो एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसमिट हो सकती है मतलब एक जैसे कोरोना था, वो एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकता है। सिंपल एग्जांपल है कॉमन, जैसे फ्लू, कॉमन कोल्ड वगैरह कि किसी एक को नज़ला ज़ुकाम होता है तो वो दूसरे भी इर्द गिर्द के लोगों को उससे कम्युनिकेट हो जाता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो। तो अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, एन इलनेस ड्यू टू स्पेसिफिक इन्फेक्शियस एजेंट और इट्स टॉक्सिक प्रोडक्ट, कि किसी भी स्पेसिफिक कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट है, कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, या फिर उसकी वजह से या उसके कोई टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है जो कि कैपेबल ऑफ बीइंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रांसमिटेड फ्रॉम मैन टू मैन, जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ट्रांसमिट हो सकते हैं एक आदमी से दूसरे आदमी को, या एक एनिमल से दूसरे एनिमल को, या फिर इन्वायरमेंट से मैन या एनिमल को। तो उसे हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। तो ये इसकी डेफिनेशन है, इसको हमने ऐसे ही करना है यार। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं विद कम्युनिकेबल डिजीज़ ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें सबसे पहले आती है डिजीज़ मीज़ल्स। मीज़ल्स को दूसरा नाम है रूबियोला। अच्छा, रूबेला अलग है और रूबियोला अलग है, इनके स्पेलिंग्स में डिफरेंस है। रूबेला जर्मन मीज़ल्स को कहते हैं। मीज़ल्स को हम कॉमन लेमन लैंग्वेज में या फिर आम ज़ुबान में हम लोग कहते हैं खसरा, और जो रूबेला है वो जर्मन मीज़ल्स, उसे खसरा कासिब कहते हैं। अब मीज़ल्स या फिर रूबियोला, इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत हाई है, और इसकी इरेडिकेशन के लिए, कि इसको कम्प्लीटली ख़त्म करने के लिए अपने इन्वायरमेंट से, ज़रूरी ये है कि 96% इम्यूनाइजेशन हो। 96% पॉपुलेशन जो है वो उनकी हमने उसको उसकी वैक्सीनेशन की हो, उनकी इम्यूनाइजेशन हुई हो, तो फिर ये कम्प्लीटली इरेडिकेट हो सकती है, जो कि ऐसे पॉसिबल नहीं है। इसलिए आज तक अभी तक ना मीज़ल्स इधर है हमारे एरिया में प्रिवेल करती है पाकिस्तान में। उसके बाद है प्रोड्रोमल। इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसकी फर्स्टली ना 3 स्टेजेस होती हैं। PEP से आप याद रख सकते हैं। प्रोड्रोमल स्टेज, इरप्टिव स्टेज, और देन है पोस्ट मीज़ल्स स्टेज। P फॉर प्रोड्रोमल, इरप्टिव एंड पोस्ट मीज़ल्स स्टेज। अब प्रोड्रोमल स्टेज के ना जो उसमें साइन सिम्टम्स वगैरह आ रहे होते हैं, वो क्या है कि सबसे पहले 3 C's होते हैं। इसमें कंजक्टिवाइटिस होती है, कफ, कोराइज़ा यानी कॉमन कोल्ड जिसे फ्लू कहते हैं हम। उसके अलावा होते हैं इसमें कॉप्लिक स्पॉट्स। तो इनकी दोनों की साउंड ना वो C वाली आ रही है ना, C। तो कॉप्लिक और कंजक्टिवाइटिस वगैरह ये सारे हैं प्रोड्रोमल स्टेज में। अब कॉप्लिक स्पॉट्स क्या होते हैं कि जो बक्कल म्यूकोजा में ना अपोजिट टू फर्स्ट एंड सेकंड अपर मोलर जो टीथ्स हैं उसमें फर्स्ट और सेकंड अपर मोलर के ना अपोजिट साइड पे जो म्यूकोजा है बक्कल, उसके ऊपर ना ब्लूइश स्पॉट्स होते हैं, पिन पॉइंट स्पॉट्स टाइप होते हैं ब्लू कलर के, उसको हम कहते हैं कॉप्लिक स्पॉट्स। ये जब रैशेज़ अपीयर हो रहे हैं ना, उनसे 1-2 दिन पहले ये अपीयर हो जाते हैं। तो 1-2 डेज़ बिफोर, और फर्स्ट और सेकंड मोलर 1-2, और ये भी 1-2 थोड़ा से रिलेट करके याद हो जाएगा कि 1 से 2 डेज़ बिफोर रैश ये अपीयर होंगे। और क्या इनकी लोकेशन क्या है कि अपोजिट टू फर्स्ट एंड सेकंड अपर मोलर है बक्कल म्यूकोजा में। फर्स्ट और सेकंड अपर मोलर के जो बिल्कुल अपोजिट साइड पे बक्कल म्यूकोजा, उधर के स्पॉट्स मौजूद होते हैं। इरप्टिव स्टेज में रैशेस अपीयर होते हैं बिहाइंड द ईयर्स। और उसके बाद जो पोस्ट मीज़ल स्टेज है ना, उसमें दोनों W वाले हैं, वेट लॉस और वीकनेस हो जाएगी। और या फिर ऐसा हो सकता है कि एक्यूट से कंडीशन जो से वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाए। ये इसके बेसिक क्लिनिकल फीचर्स थे। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या एसोसिएटेड हो सकती हैं इससे? सबसे पहले विटामिन A डेफिशिएंसी हो सकती है। सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैन एन्सेफ्लाइटिस, यहाँ पे स्क्लेरोसिंग नहीं लिखा हुआ है, SSPE। सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैन एन्सेफ्लाइटिस हो सकता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, स्वीयर डायरिया, ओटाइटिस मीडिया और नमूनिया। मीज़ल्स में बेसिकली क्या बॉडी पर रैशेस वगैरह होते हैं, और ये उसके ना कॉम्प्लिकेशंस हैं कि उसकी वजह से विटामिन A डेफिशिएंसी हो सकती है। अब सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैन एन्सेफ्लाइटिस हो सकता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, स्वीयर डायरिया, ओटाइटिस मीडिया और नमूनिया, इनको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। उसके बाद ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। अब ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन में ना सब में
सब डिजीज़ में आलमोस्ट सेम आएगा। सबसे पहले प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है कि आपने एक कम्युनिटी को एजुकेट करना होता है, एक अवेयरनेस ओवरऑल कम्युनिटी में देनी होती है कि ये डिज़ीज़ क्या है, कैसे होती है, इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, क्या मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं। तो हर जगह प्रिवेंशन में, प्राइमरी प्रिवेंशन में पहले आप ये बेसिक जनरल चीज़ें बता देंगे कि एजुकेट करना है कम्युनिटी को। फिर सेकंड आता होता है कि स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। अब स्पेसिफिक प्रोटेक्शन किस तरह होती है कि इम्यूनाइजेशन करके, वैक्सीनेट करके सारी पॉपुलेशन को। तो सेकंड पॉइंट हर जगह आ जाएगा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। अब इसमें ना मीज़ल्स के केस में ना इस प्राइमरी प्रिवेंशन में एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि विटामिन ए, हमने कहा था ना इसकी कॉम्प्लिकेशन है विटामिन ए डेफिशिएंसी, तो हमने साथ प्राइमरी प्रिवेंशन में विटामिन ए देना होता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में हमेशा डिज़ीज़ को उसका कोशिश करके अर्ली डायग्नोसिस करना होता है उसकी, और फ़ौरन इमीडिएट या प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट देनी होती है। और टर्शरी प्रिवेंशन में या तो रिहेबिलिटेशन आएगी या फिर आइसोलेशन आती है। ये एक जनरल मैंने पैटर्न बताया कि सब में यही फॉलो होगा। अब अगर स्पेसिफिकली बात करें मीज़ल्स या रूबियोला की, तो इसमें क्या होगा कि प्राइमरी प्रिवेंशन में हेल्थ प्रमोशन बाय हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिटी काउंसलिंग कि पहले सबसे पहले आपने जो सी कम्युनिटी है उसको एजुकेट करना है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, हेल्थ प्रमोशन करनी है किसके ज़रिए, हेल्थ एजुकेशन से। फिर कम्युनिटी को काउंसलिंग करनी है और इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशंस करनी है। इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन में स्पेसिफिकली क्या होता है कि एक इंसान को अपनी पर्सनल सैनिटरी या हाइजीनिक मेजर्स लेनी होती है, उसे अपनी साफ़ सफाई का ख्याल रखना होता है सबसे पहले। फिर अपने ये सारी चीज़ें जो साफ़ सफाई वगैरह अपनी मतलब क्लीनलीनेस को मेंटेन करना है, सारी इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशंस में आती है। और बहुत सी बीमारियां इसी चीज़ से लाइक आप साफ़ सुथरा जो इंसान है वो बहुत सी बीमारियों से इसी अपने हैबिट की वजह से बच जाता है। उसके बाद है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन में होती है MMR वैक्सीन। अब MMR स्टैंड्स फॉर मीज़ल्स, मम्स एंड रूबेला। तो अब नेक्स्ट भी हम नीचे मम्स करेंगे, रूबेला करेंगे, तीनों में सेम यही वैक्सीनेशन होगी। उसमें इसकी डोज होती है 0.5 ml और इसको इंजेक्ट करते हैं लेफ़्ट डेल्टॉइड पे सबक्यूटेनियस होगी, लेफ़्ट डेल्टॉइड पे होगी। और इसको 9 मंथ्स के एज पे देते होते हैं या और ये फर्स्ट डोज देंगे 9 मंथ्स के एज पर, सेकेंड डोज इसकी होती है 12 से 15 मंथ्स पे। उसके अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी हम दे सकते हैं। सेकंड इसका ना ये SEQ भी एज इट इज़ आया हुआ है कि एफिकेसी जो सिंगल डोज है, यानी फर्स्ट डोज की एफिकेसी है 85 से 95%। तो सेकंड डोज दी जाती है ताकि अगर कोई पर्सन जो सा है उसके फर्स्ट डोज की वजह से इम्यूनिटी नहीं उसमें प्रोड्यूस होगी, वो फेल्ड टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी टू फर्स्ट डोज, तो उसमें हम देंगे सेकेंड डोज। मतलब सेकेंड डोज हम देते हैं सब में है, वो इसलिए होता है कि अगर किसी की फर्स्ट डोज से इम्यूनिटी प्रोड्यूस नहीं हुई तो वो उसको हम सेकेंड डोज देंगे। और साथ इसमें मेंशन कर देना है, उसमें SEQ ऐसे आया हुआ था कि सेकंड डोज क्यों देते हैं, तो उसमें हमने बताना कि जो सिंगल डोज की एफिकेसी है वो 85 से 95% है, इससे सेकंड डोज दी जाती है ताकि उन पर्सनस में भी इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो जाए जिन्होंने फर्स्ट डोज को रिस्पॉन्ड नहीं किया था। और साथ प्राइमरी प्रिवेंशन में हमने देना विटामिन ए। अब प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है कि डिजीज़ होने से पहले ही रोकना, तो विटामिन ए पहले दिया जाएगा, सारी जो सी इम्यूनाइजेशन वगैरह की जाएगी और पहले हमने हेल्थ प्रमोशन की है। सेकेंडरी प्रिवेंशन है कि अब डिज़ीज़ हो गई है उस इंसान को, तो हमने उसका अर्ली डायग्नोसिस करना है और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट देनी है स्पेसिफिक ड्रग्स। टर्शरी प्रिवेंशन होती है कि मीज़ल्स के केस में हम आइसोलेशन करते हैं 7 डेज़ के आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द रैश। जब रैशेज अपीयर हो जाते हैं बॉडी पे तो उसके 7 दिन बाद उस 7 दिन तक हम आइसोलेशन में रखते हैं इस पर्सन को।